नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कल इस्तीफा दिया, उसको लेकर क्या क्या अटकलें चल रही हैं, क्या क्या लोग बोल रहे हैं, कौन कौन सी वजह ढूंढ रहे हैं, इस पर तमाम ये अटकलें चल रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है उसकी पड़ताल करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे कि बिहार में जो वोटर लिस्ट के रिवीजन का मामला है, SIR, उस पर चुनाव आयोग ने बड़ी बात कही है। बोला है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड वो मान्य नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग ने बड़ी बात कही है। और इसको लेकर क्या अपडेट है और बिहार में क्या कुछ चल रहा है, इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि ये जो SIR अभी बिहार में चल रहा है, ये पश्चिम बंगाल में भी होना है। चुनाव आयोग भी कह चुका है, प्रधानमंत्री वहां जाकर कह चुके हैं कि जो SIR या घुसपैठियों को पहचानने और उनके खिलाफ कार्रवाई संविधान के मुताबिक चलती रहेगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो क्या ममता बनर्जी इस कार्रवाई से घबरा गई है? क्योंकि ममता बनर्जी ने कल चुनाव आयोग को खुली धमकी दी कि ये SIR बंगाल में नहीं होने देंगे, किसी का नाम नहीं काटने देंगे। तो क्या ममता घबरा कर धमकी दे रहे हैं? इसकी भी बात करेंगे, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बाधित। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR और किसानों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष का आज भी हंगामा। राज्यसभा को दी गई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कहा, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का मिला अवसर। महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। 24 जुलाई को अब होगी सुनवाई। चुनाव आयोग ने कहा, SIR में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को रिवीजन का आधार नहीं माना जा सकता। आयोग ने आर्टिकल 326 का हवाला देकर बताया कि सही मतदाताओं की सूची बनाना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। और चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट शुद्धिकरण से घबराई ममता बनर्जी की धमकी। ममता ने 27 जुलाई से हर सप्ताह के आखिर में रैलियों के साथ बांग्ला के नाम पर भाषा आंदोलन का लिया संकल्प। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करने वाले हैं हम कि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया, तो उसको लेकर अटकलबाजी क्या चल रही है और राजनीति क्या चल रही है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर मीडिया इसे अप्रत्याशित घटना बताकर कुछ स्कूप ढूंढने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की अचानक जगी हमदर्दी मीडिया पड़ताल को बल भी देती है। लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए अपने त्याग पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। तो आज संसद में पक्ष और विपक्ष के नेता जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ऐसे में सवाल यह है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार तमाम तरह की अटकलें लगाकर आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं। सवाल यह भी है कि जो कांग्रेस बात बात पर जगदीप धनखड़ के व्यवहार की शिकायतें करती ही रहती थी, कभी नहीं थकती थी शिकायतें करते करते, उन्हें पद से हटाने के लिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव तक लेकर आ गई थी। लेकिन आज जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र से कांग्रेस नेता जयराम रमेश व्यथित हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, यह विपक्ष है, इनका काम है बोलना, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं और उस पर भी राजनीति कर सकते हैं।
इंसान को कब क्या हो जाए ये आप नहीं बता सकते। उनको डॉक्टर ने कहा है कि आराम करने के लिए कहा है, तो अगर कोई आराम करना चाहता है तो उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भाषण देने के बाद अचानक बेहोश हो गए थे, तो डॉक्टर्स ने तुरंत उन्हें संभाला और वो जल्द ही ठीक भी हो गए। उस समय सार्वजनिक जीवन में एक सांसद से लेकर मंत्री तक श्री जगदीप धनखड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उपराष्ट्रपति पद तक तो पहुंचे ही। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की नियुक्तियां और संघीय ढांचे को लेकर कई बार तीखी टिप्पणियां की और उसके कारण काफी चर्चा में भी रहे। तो साल 2022 में वो 528 वोटों से उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ये 1992 के बाद किसी भी उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे बड़ी जीत मानी गई। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के साथ उनका नोक-झोंक मीडिया की बड़ी खबर बनती रही। अपने बेबाक अंदाज में बोलने वाले जगदीप धनखड़ ने संसदीय लोकतंत्र में निश्चित तौर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो वहीं भाजपा के सांसद रवि किशन ने कहा कि यह दुखद है कि विपक्ष किसी के स्वास्थ्य पर भी राजनीति कर सकता है। देखिए, ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं, अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। मतलब हद हो गई, राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो वहीं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि स्वास्थ्य उनका व्यक्तिगत मसला है। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, इसे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। तो क्या कुछ इस इस्तीफे के बाद अटकलें चल रही हैं, क्या कुछ इसके पीछे राजनीति ढूंढने की कोशिश हो रही है और क्या कुछ संसद में इस मुद्दे पर चल रहा है, इसी बात पर पड़ताल करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और साथ में यहां स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं, बताइए किस तरह से आज वहां पर जानकारी दी गई राज्यसभा के अंदर, और जब अभी हमने कैमरे पर सुना तो कैमरे में तो विपक्ष के नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई वो उनका व्यक्तिगत मामला है, स्वास्थ्य निजी मसला है, कोई बात नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर अटकलबाजी और राजनीति भी बड़ी जबरदस्त चल रही है। शैलेंद्र, देखिए, हम जानते हैं कि कांग्रेस के नेता हों या फिर अन्य विपक्षी दलों के नेता, जिन नेताओं ने बयान दिया है वो अपने ही दलों के शीर्ष नेताओं को समझा नहीं पा रहे। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे आकर सामने कहते हैं कि उनका अपना मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, तो जयराम रमेश मल्लिकार्जुन खड़गे को समझा नहीं पाते। अन्य नेता, हमने प्रमोद तिवारी का भी बयान देखा था, उन्होंने भी कुछ तरह की बातें कही थी, लेकिन कोई शीर्ष नेता आकर इस पर इस तरह से कोई बात नहीं कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दलों के कुछ नेता हर मुद्दे पर इस गुंजाइश की तलाश में रहते हैं
कि वो सरकार को घेरने की कोई कोशिश कर सके। हम जानते हैं कि जब बात आई कि शाम को बीएससी की बैठक में सरकार की तरफ से प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री, उस बात को लेकर भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पहले ये जानकारी दे दी गई थी कि दूसरी बैठक में व्यवस्था के चलते शाम की बैठक में वो शामिल नहीं हो सकते। तो इस पर भी जिस तरह से विवाद करने की कोशिश की गई विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा, वो कतई उचित नहीं है। और हम जानते हैं कि औपचारिक तौर पर बाकायदा पत्र में उन्होंने जिक्र किया है अपने स्वास्थ्य कारणों का, फिर गुंजाइश कहाँ रह जाती है। लेकिन दरअसल विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, अब वो इसी उम्मीद में हमेशा रहते हैं कि कहीं किसी भी मुद्दे पर कोई गुंजाइश निकल आए और वो केंद्र सरकार को घेर सके। और यही वजह है कि कल तक जब हमने देखा था कि राज्यसभा के सभापति को लेकर कई बार कहते थे कि विपक्ष को बोलने का उन्हें पर्याप्त मौका देना चाहिए, और तमाम एक तरह से देखें तकरार भी देखने को मिलती थी। और आज अचानक जब कल त्यागपत्र आया, उसके बाद इस तरह की बातें आने लगी कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया। तो एक राजनीति की गुंजाइश हर जगह देखना, उस जगह भी देखना जहां नहीं देखी जानी चाहिए, ये कांग्रेस के कुछ नेताओं की फितरत बन गई है। लेकिन इससे कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेता दूरी बनाए हुए हैं। तो खुद पहले अपनी पार्टी को समझा लें कि यहाँ पर राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये कहा कि ये कंफ्यूजन तो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ और कह रहे हैं, जयराम रमेश जी कुछ और कह रहे हैं। विनोद जी, जिस जगदीप धनखड़ जी के लिए हमेशा तलवारें खींची रहती थी, यहां तक कि महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे, आज ये अचानक बड़ा प्रेम उमड़ रहा है कुछ नेताओं का, विपक्ष के कुछ नेताओं का। इसको कैसे समझा जाए विनोद जी? लाल जी, अगर आप अब देखिए कि जो शैलेंद्र बता रहे थे, वो सिर्फ राजनेताओं तक की ये चिंता नहीं है, विपक्ष के नेताओं की चिंता नहीं है, मीडिया को भी ये चिंता है। आज पूरे दिन भर, कल शाम से आप देखिए और आज तक मीडिया में जो खबर ढूंढने के में लगे हुए लोग हैं जी, उसमें ये अटकलबाजियों का जो सिलसिला है वो लगातार ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग हुए जा रहा है। बिल्कुल। और ये ब्रेकिंग सिंपल सी बात है कि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देके ही इस्तीफा दिया है। आज आपने देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी कामना की है कि आप उनके स्वास्थ्य के और उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इतने स्कूप जो ढूंढने वाले लोग हैं, सिंपल एक कारण सिर्फ उन्होंने बताया है स्वास्थ्य को लेके, क्या उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का ऐसा कुछ घटना नहीं है? हमारे सामने में अभी है, मार्च के महीने में वो एम्स में दाखिल रहे थे, कार्डियक उनको प्रॉब्लम था। उसके बाद आप देखिए पिछले ही दिन जून के महीने में और अभी एक उत्तराखंड के एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में किस तरह से फेंट कर गए थे जी। तो ये है, अब इन सब चीजों को झुठला के आप उनके इस तरह से स्कूप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप अपना फुटेज ले रहे हैं या आप अपना परसेप्शन से राजनीति का एक नई खबर का एक नई दिशा ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक गरिमामय तरीके से उपराष्ट्रपति के रूप में या गवर्नर के रूप में या सार्वजनिक जीवन जीते हुए जो धनखड़ ने जिया है, हम लोग उसकी तारीफ कर सकते हैं। लाल, बिल्कुल, हमने 2019 से देखा है बंगाल में कि पूरी की पूरी ममता बनर्जी की उस सियासत को एक तरह से जगदीप धनखड़ जाने के बाद वो एक्सपोज कर दिया था। बेशक। और उसमें आप ये देखिए कि इस तरह से बेबाक अंदाज में और सड़क पे उतरने वाला राजभवन का, वो मुझे लगता है कि ऐसे कम ही गवर्नर होंगे। तो ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से उनको अपने कार्य करने में और अपने जिम्मेदारी को निभाने में पूरी सहूलियत दी गई थी जी। हर तरीके से आप देखिए, और उन्हीं के उस भूमिका को रखते हुए यहाँ पे आप देखिए कि सरकार ने उनको उपराष्ट्रपति तक का ये बनाया है। तो आप इन सब चीजों को देख रहे हैं, लेकिन आप उसमें स्कूप ढूंढ रहे हैं, आप उसमें खबर ढूंढ रहे हैं कि इस खबर में मतलब क्या है। तो ये मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग कर रहे हैं वो सिंपल इतना ही बात जाने कि जगदीप धनखड़ जहां भी हैं वो एक बड़े एसेट हो सकते हैं, उनको कोई खो नहीं सकता। बिल्कुल। तो एक एसेट कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए आप कई बहाने बना सकते हैं लेकिन धनखड़ की एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में हम लोगों ने करीब से देखा है। आप अभी पार्लियामेंट में ही देखिए, राज्यसभा की चर्चा में किस बेबाकी अंदाज से वो बोलते थे। यहाँ एनएजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने से वो नहीं चुकते थे, इम्पीचमेंट का मामला जानकार भी रहे। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए ये सारी चीजें जो लोग कर रहे हैं वो अपने अपने तरीके से इसमें पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढ रहे हैं। कभी किसान बना के, कभी कुछ और बना के, तो अपना अपना एजेंडा का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हम लोग
जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना तो जरूर बिल्कुल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर। और जिस तरह से वो आपने बिल्कुल कहा कि एक ऐसे एसेट हैं, नामी गिरामी वकील थे राजनीति में आने से पहले भी, और कानूनी मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। कारण पर तो अटकलें चल ही रही हैं, लेकिन जरा निवारण पर आइए शैलेंद्र, क्योंकि अब सबके मन में बात यह है कि 6 महीने के अंदर कोई ना कोई दूसरा उपराष्ट्रपति तो अब आएगा, तो उसको लेकर के भी चर्चा तेज है कि भाई अब कौन, अब किनको बनाया जाएगा। कई नाम भी तैर रहे हैं हवा में। बताइए, आपको भी वहां संसद के अंदर कुछ नाम जरूर सुनाई पड़ रहे होंगे। देखिए लालचंद्र, ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा है कि जैसे ही इस्तीफा आया तब कयासबाजी होने लगी कि क्यों दिया गया, बिना तथ्यों और नियमों को जाने इस तरह की खबरें भी चली कि क्या पुनर्विचार करेंगे, क्या इस्तीफा स्वीकार होगा। जबकि आप नियम पढ़ें को इस्तीफा भेजने के साथ ही दरअसल ये मान लिया जाता है कि त्यागपत्र हो गया। आप उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो बहुत सारे हैंडल से, बहुत सारे मीडिया पर जिस तरह की खबरें चली उसका कोई आधार नहीं था, और शायद उनके नियम को भी, कानून को भी ढंग से पढ़ा नहीं गया था। अब चर्चा ये है कि कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति। अब 2 चर्चाएं अब लगातार एक साथ बहुत लंबे समय से, जो पहली चर्चा हो रही थी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और उसकी चर्चा आप लंबे समय से देखते हैं, अटकलें लगती हैं, तारीख पर तारीख आती है, लेकिन यहाँ पर तय नियम है और यहाँ पर एक सुनिश्चित समय के तहत ये चुनाव आयोग उसका ऐलान करेगा और पार्टियां तय करेंगी। एनडीए तय करेगा और बाकी जो इंडी गठबंधन है वो तय करेगा। तो अभी बहुत ये कयासबाजी बड़ी एक तरह से कयासी है, लेकिन जो नाम बीजेपी में बड़े स्तर पर पहले से कुछ अन्य वजहों से चर्चा में थे, उन्हीं में से कुछ नाम कहा जा रहा है क्या ये हो सकते हैं, या फिर कोई बिहार का हो सकता है, या चुनाव को देखते हुए इस तरह की अटकलबाजी है। लेकिन ठोस तौर पर कोई नाम स्पष्ट रूप में सामने नहीं आया है। जो कुछ भी नाम आ रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की कवायद है या फिर अटकलबाजी है मीडिया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसलिए हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि अभी अटकलबाजी चल रही है, लेकिन क्या इस अटकलबाजी में विनोद जी भी कुछ योगदान देंगे? कि विनोद जी, बहुत चल रही है कि भाई अब ये हो सकते हैं अगले उपराष्ट्रपति, आप भी बताइए कुछ। पॉइंट क्लियर कर दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं है। क्या 6 महीने के अंदर? कोई बाध्यता नहीं है। अच्छा, ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और दूसरे इसमें जो संवैधानिक में है पद है उस पर ये है बाध्यता, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ये 6 महीने की बाध्यता नहीं है। अभी सदन की, राज्यसभा के जो अभी उपसभापति हैं वो सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो एक मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली पॉइंट बता रहा हूँ, उसमें ये भी नहीं है कि अभी राज्यसभा का सत्र चालू है, मानसून सत्र अभी चल रहा है, तो उस पर भी जो उपसभापति है वही सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये चुनाव होना है और अपने टाइम से होना है। डेफिनेटली उसमें दोनों सदन के एमपी चुनाव में भाग लेते हैं, तो इसमें सरकार के सामने में कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं नंबर्स के लिए और सीट को इसके लेके। तो सरकार कंफर्टेबल में है। डेफिनेटली जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद का जो कोई चेहरा होगा सामने में, तो लालजी हम लोगों को यकीन करना चाहिए वो ऐसे ही बड़े शख्सियत होंगे, और बड़े शख्सियत के तलाश में तो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी मजे लेने के लिए लोग अपने गॉसिप में अलग कई नाम ले सकते हैं। आज भी हम 10-20 नाम की चर्चा सुन रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है। अलग अलग नाम अपने अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल इक्वेशन बना रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी का पद है उपराष्ट्रपति का पद। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी शख्सियत भी जगदीप धनखड़ की तरह इसमें खोज जारी होगी। अब मुझे लगता है जल्दी उस शख्सियत का नाम सामने भी आ जाएगा। शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खबर पर, जानकारी और विश्लेषण के लिए। और विनोद जी अभी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन का जो मामला है उसमें चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि जो बातें सुप्रीम कोर्ट में उठी थी उस पर चुनाव आयोग ने बड़ी बात कही है। उस पर करेंगे आज खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है एक ब्रेक का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम करने वाले हैं। जो बिहार में एसआईआर चल रहा है, वोटर लिस्ट रिवीजन का जो मामला है, उसमें चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं हो सकता है नागरिकता का प्रमाण। बिहार एसआईआर मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। उधर दिल्ली के संसद भवन से लेकर पटना के विधानसभा तक एसआईआर पर हंगामा जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण पर लगे आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया। चुनाव आयोग का कहना है कि आर्टिकल 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक के नाम ही मतदाता सूची में शामिल हों। संविधान के मुताबिक अलग अलग मकसद के लिए विभिन्न अथॉरिटी इस बारे में फैसला ले सकती है। सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डालने का अधिकार रखते हैं, लिहाजा यह सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का ही काम है। आयोग का मानना है कि आधार कार्ड अपने आप में भारतीय नागरिकता को साबित नहीं करता, यह सिर्फ पहचान साबित करता है, इसीलिए उसे 11 डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं किया गया। हालांकि एसआईआर में दूसरे डॉक्यूमेंट्स को सप्लीमेंट देने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अपने आप में वो पूरा नहीं होगा अकेले। फर्जी राशन कार्ड की बहुतायत को देखते हुए आयोग ने इसे भी 11 डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं किया है, क्योंकि इसी साल केंद्र सरकार ने 5 करोड़ कार्ड होल्डर के नाम को हटाया है और उसे आधार से जोड़ा भी है। तो चुनाव आयोग का मानना है कि जहां एक और राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट घर घर जाकर मतदाताओं के साथ मिलकर पुनरीक्षण यानी एसआईआर में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया जरा देखिए, भ्रामक खबरों से एसआईआर को लेकर भ्रामक प्रचार बिल्कुल पटा पड़ा है। चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर करवाएगा। बिहार से तो इसकी सिर्फ शुरुआत की गई है, इसलिए की गई क्योंकि यहीं इसी साल यहां पर नवंबर में चुनाव होना है विधानसभा का। इसका मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त करना और अयोग्य लोगों को इस सूची से बाहर कर देना है। तो बिहार में चल रहे एसआईआर में 21 जुलाई 2025 तक घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 43.92 लाख से भी अधिक मतदाता अपने अपने पतों पर पाए ही नहीं गए। लगभग 16.55 लाख मतदाता मृत, 19.75 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित और लगभग 7.5 लाख मतदाता विभिन्न स्थानों पर पंजीकृत पाए गए और लगभग 11,000 का तो पता ही नहीं चल पाया। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों के कुछ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी चाहते हैं कि मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और लापता मतदाताओं को भी मसौदा मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि एक संवैधानिक संस्था के निष्ठा पर सवाल उठाकर विपक्ष आखिर क्या साबित करना चाहता है। संसद में हंगामे के बाद एसआईआर के खिलाफ बाहर में प्रदर्शन कर रहे नेताओं की जब तब शिकायत वोटर लिस्ट पर होती ही रहती है, फिर मतदाता पुनरीक्षण से ऐसा परहेज क्यों? चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर बार बार बता चुका है कि इससे किसी की भी नागरिकता प्रभावित नहीं होगी, तो फिर नागरिकता खोने का डर क्यों दिखाया जा रहा है? डर का सौदा। बीजेपी का सवाल गौर करने लायक है कि क्या यह देश धर्मशाला है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कह चुका है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। किसी का नाम एक बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये जब ड्राफ्ट होगा तो आपको अपील करने का अधिकार है कलेक्टर के यहाँ। वो अगर नहीं सुनेंगे तो आप जाइए चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ, तो इतने अपील का फोरम है। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। घबराहट का कारण बता रहे रविशंकर प्रसाद, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर एसआईआर को गरीबों पर अत्याचार और मताधिकार को छीनने की साजिश बता रहे हैं। एसआईआर एक अत्याचार है और एसआईआर एक गरीबों का वोट लेने, उनका वोट डालने का
अधिकार का छीनने का एक साजिश है। इस साजिश में इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी का साथ दे रही है। ये बड़ा दुख का बात है, इसलिए आज हम लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। हमारा पूरा उम्मीद है और सदन में एडजर्नमेंट मोशन का अलाउ करना चाहिए और हमारा बात रखने के लिए मौका देना चाहिए। सरकार इसके लिए तैयार होना चाहिए। बिहार से ये मुद्दा उठा है तो बिहार में आरजेडी जो विपक्षी पार्टी है उसके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि ये तो लोकतंत्र का चरित्रहरण है। नहीं, पूरे जोरदार तरीके से बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा, लोकतंत्र का चीरहरण होगा। इसे बर्दाश्त इंडिया गठबंधन नहीं करेगा। श्री तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है, सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ी जा रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह विपक्षी पार्टियों की घबराहट कहां पर है। उसी को आज जरा उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ये घबराहट है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं पीयूष शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। संदीप जी स्वागत, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। नमस्कार आपको भी। और विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे साथ, उन्हीं से चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देता हूं। विनोद जी, जो बातें आ रही हैं अब तो सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट पूरा इसको जिसे कहते हैं व्यापक सुनवाई कर रहा है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए कहा, एक सुझाव भी दिया था कि ये डॉक्यूमेंट शामिल कीजिए। चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दाखिल करके बात कह दी और पूरी तरह से कहा, आर्टिकल 326 का हवाला दिया कि ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और सच में ये संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की। ऐसे में फिर कहां क्या रह जाता है, फिर क्या आधार रह जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, तो फिर ना तो सड़क की गुंजाइश है और ना कहीं और की गुंजाइश है, लेकिन विपक्ष गुंजाइश देख रहा है। विनोद जी, लालजी, ये हंगामा क्यों बढ़पा है? क्यों बढ़पा है? आप ये देखिए कि 28 जुलाई तक का सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दिया था जिसमें इलेक्शन कमीशन को जो बिंदुवार सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब देना था जी। तो इलेक्शन कमीशन ने वो बिंदुवार सारे जवाब सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा के जरिए रख दिया है। अब सवाल ये है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे इस एसआईआर के खिलाफ में, फिर ये आज विधानसभा पटना में आप देखिए और यहाँ दिल्ली में देखिए, संसद के बाहर और संसद के अंदर ये हंगामा क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन के तौर पे जिस समय में इलेक्शन कमीशन को दिया था जी, तब भी आप मीडिया के सामने में आए थे कि ये हमारी बड़ी जीत हुई, हमने इलेक्शन कमीशन को बात मनवाने पे हमने बाध्य कर दिया। तो जब इलेक्शन कमीशन ने वो जवाब दिया है, इलेक्शन कमीशन उस सारे जवाब लेके आज सुप्रीम कोर्ट के सामने में है, तो फिर आप ये अनर्गल आरोप लगा के पार्लियामेंट से लेके विधानसभा तक किसको मैसेज दे रहे हैं? इसी पॉइंट को लेके आज इलेक्शन कमीशन ने विस्तार से ये सारी चीजें रखी है सामने में। आपके ही रिपोर्ट पे आता हूं, 44 लाख से ज्यादा लापता मतदाता हैं बिहार के इस सूची में अब तक, जो 95% का लगभग पुनरीक्षण का काम पूरा हो चुका है। उसमें अगर 44 लाख लापता मतदाता है, तो क्या विपक्ष ये चाहते हैं कि वो 40 लाख लापता मतदाता जो है वो हटे नहीं, वो सीधे सीधे उस सूची में जुड़ जाए? 16.5 लाख से ज्यादा मतदाता जो है वो मृत पाए गए हैं 25 साल के इस पुनरीक्षण में 2003 के बाद जी। तो क्या वो मृत जो हैं वो भी इसमें जुड़े? 17 से 18 लाख से ज्यादा है वो अस्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं, तो क्या उनको भी इसमें जोड़ा जाए? तो ये जो गुमशुदा 44 लाख मतदाता है वो किसके फेवर में जा रहा है? ये इसके लिए जो रोना है, तो ये सवाल को लेके ये जो भ्रामक प्रचार हो रहा है लाल जी, उसका ब्यूरो एकदम आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन का जब हलफनामा देखेंगे तो नागरिकता के सवाल पर उठाए गए जो भी आरोप थे, एक तरह से बीएलओ और बीएलए को लेके जो था, सबका एक बिंदुवार जवाब है। तो कम से कम विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करनी चाहिए कि एक प्रक्रिया है जिसको इलेक्शन कमीशन पूरे देश में करने जा रही है। इसकी शुरुआत बिहार से, मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन के इस काम से पूरे देश को एक संतोष होगा, जो एक नागरिक के रूप में जब वो वोट करने जाएंगे। ठीक है। संदीप जी,
इस पर, क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो आज मैं वो बात तो नहीं कहूंगा कि पहले आपने ईवीएम पर हो हल्ला किया, फिर वोटर लिस्ट पर हो हल्ला किया, अब वोटर लिस्ट को शुद्धि किया जा रहा है तो उस पर भी हो हल्ला कर रहे हैं। मैं आज आपसे ये पूछूंगा, आपके नेता कह रहे हैं कि गरीबों के नाम कट जाएंगे। सवाल यह है कि गरीबों के नाम कट जाएंगे या घुसपैठिए, चाहे वो घुसपैठिया गरीब हो अमीर हो जैसा भी हो, उसका नाम कट जाएगा? गरीबों का नाम कटेगा या घुसपैठियों का नाम कटेगा, या उन लोगों के नाम कटेंगे जिनके नाम इसमें नहीं होने चाहिए, जो किसी वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कहीं और शिफ्ट कर गए, जो अब वहां पर मतदान करने के लिए उपलब्ध नहीं है, उनके नाम कट जा रहे हैं? तो दिक्कत क्या है, बताइए। लाल जी, जो आज चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है उसको पढ़ने की जरूरत है जी, इसलिए कि उस पर बात ही नहीं हुई। विनोद जी ने भी दुनिया भर की कहानी सुना दी है कि ऐसा आपके लिए हो छोड़ रहा दिया है, होगा वैसा कि हो आप रहा है। बताएंगे। हाँ, वो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, विपक्ष क्यों हंगामा कर रहे हैं? भाई, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, लेकिन वो कोर्ट में भी गए थे और सड़क पे भी लड़ रहे थे, सदन में भी लड़ रहे थे। ये लोकतंत्र क्या जो है अस्थायी चीज है, ये चीजें होती हैं। इसको कृपया दूसरे एंगल से ले जाकर भाजपा को फायदा न पहुंचाया जाए तो बेहतर होगा। अब हलफनामा में क्या बोला है, एक पॉइंट में रख देता हूँ। रखिए। नागरिकता समाप्त नहीं होगी नाम हटाए जाने से। इलेक्शन कमीशन ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई वोटर एसआर में अयोग्य पाया जाता है तो उसकी नागरिकता का दर्जा समाप्त नहीं होगा, केवल वोटर सूची से नाम हटाया जाएगा। अब लाल जी आप बताइए कि आप अभी इंट्रो में भी बोले कि किसी जो वोट देने वाले होगा वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो जब नागरिकता जाएगी नहीं, नागरिकता इससे जानी नहीं है, इसका मतलब कि वो भारतीय नागरिक है, तो मतलब सिर्फ वोट न दे पाए। बिहार के चुनाव में सिर्फ वोट न दे पाए। गलत व्याख्या आप कह रहे हैं। मैं इसकी व्याख्या दे देता हूं, जैसे चुनाव आयोग कह रहा है 326 का हवाला दे, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे चुनाव आयोग 326 का हवाला देकर कह रहा है ना कि ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो पुनरीक्षण करे, उसी तरह से वो अपने संवैधानिक अधिकारों को पहचानते हुए कह रहा है कि नागरिकता तय करना मेरा अधिकार नहीं है, ये किसी और एजेंसी का अधिकार है, गवर्नमेंट के किसी और बॉडी का अधिकार है, वो करेंगे, वो हमारा चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से ये कह रहा है कि हम अपनी संवैधानिक हद को पहचान रहे हैं। ये है इसकी व्याख्या। संदीप जी आते हैं सर। पहली बात तो 326 नहीं 324 326 याद कर लीजिए। ये बात वो कह रहा है। पहली दूसरी चीज, एक बात और समझिए सर, अगर वोटबंदी का उद्देश्य नहीं है, घुसपैठिए की बात आ रही, मृत लोगों के नाम तो हर साल हटने चाहिए, हर साल इसकी प्रक्रिया भी होती है। चुनाव आयोग परमानेंट संस्था है, कोई चुनाव के समय तो आती नहीं है, बिल्कुल इनको हर साल काम करना चाहिए। अब आप 20 साल से काम नहीं किए, आपका नकारापन, आप विपक्ष पर ठीकरा फोड़िएगा और उसी नकारेपन पे अभी लोकसभा का चुनाव चला और उस नकारेपन से, उसी घुसपैठियों के दम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और आज इनको घुसपैठिए याद आ रहे हैं। मतलब गजब की बात करते हैं। अगर घुसपैठिए हैं, अगर बांग्लादेशी चुनते हैं, तो भाई आपकी सत्ता लोकसभा की, आप इस्तीफा कराइए और पूरे देश का पुनरीक्षण कराइए, फिर से चुनाव कराइए, हिम्मत हो तो। लेकिन उद्देश्य आपका, फिर मैं कह रहा हूं, अब देखिए क्या 11 दस्तावेज मांगे क्या क्या गए हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और किन किन दस्तावेजों के लिए नकारा जा रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है सर। ये कहते हैं कि अगर आप जो है पेंशन पाते हैं, अगर उसका डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो दे दीजिए। आपके पास 1987 के पहले, सर समझिएगा, 1987 1 जुलाई 1987 के पहले का कोई बैंक का डॉक्यूमेंट, LIC का डॉक्यूमेंट 87 का पहले का होगा तो उसको हम मान लेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि मोस्टली गांव में 90% लोगों के पास नहीं होता। ठीक है, तो 11 दस्तावेज हैं तो सही। पासपोर्ट सर पासपोर्ट, फिर जो है हाई स्कूल, इंटर या जो है डिग्री कॉलेज की जो जिसमें जन्मतिथि हो, उसको ये मान लेंगे। निवास प्रमाण पत्र का सर सिंपल सा फार्मूला हो, 1 साल के लिए बनता है सर। 1 साल के बाद उसकी वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है, और ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ सर,
मात्र 30 मैं ये सेकंड कह रहा हूँ कि होते थे। 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। हाँ हाँ 11 भी नहीं, बात ये है सर, जाना चाहिए मैसेज। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मान रहे हैं, आप अपना खुद का वोटर कार्ड जो आपने दिया है उसको आप नहीं मानेंगे। दूसरी बात, दिक्कत यहाँ पे वो आती अगर है मानते तो कि फिर पुनरीक्षण की जरूरत क्यों पड़ती जी? मैं ये कह रहा हूं उसी को अगर मान के चलते तो फिर पुनरीक्षण की जरूरत क्या है? जो वोटर कार्ड लेके आएगा वोट डाल देगा, फिर ना जोड़ने की जरूरत है ना माइनस करने की जरूरत है। मैं दूसरी बात एक बात और जोड़ देता हूं संदीप जी, आप ये जितनी बातें कह रहे हैं इन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट कितनी व्यापकता के साथ सुनवाई कर रहा है, जरा बताइए मुझे। कितनी सर 28 एक चीज पर सुनवाई कर रहा है। आपके वहां पर बड़े से बड़े वकील, नामी गिरामी वकील वहां पर आने दीजिए सर, 28 आने दीजिए। ये फिर करिखा लगा के फिर उसी तरीके से जैसे वक्त के मुद्दे पर या बहुत सारे यही बात, ये बात आपके ऊपर लागू होगी कि 28 आने दीजिए। अभी सड़क और संसद में हंगामा क्यों कर रहे हैं? 28 का इंतजार कर लीजिए, ये तो आप ही के ऊपर ज्यादा लागू हो जाएगी। खैर, मुझे जरा लाने दीजिए डिस्कशन में पीयूष शर्मा जी को। अभी मैं आ रहा हूँ पीयूष जी, बस 10 सेकंड में वो पूरी कर लें। सर पटना में इन्होंने आपत्ति मांगी, आ गया 10 सेकंड में आ गया। हाँ सुन लीजिए सर, पटना में इन्होंने आपत्ति मांगी। आ रहा हूँ पीयूष जी, आ रहा हूँ। नहीं करते तो 250 से ज्यादा लोगों ने आपत्ति दर्ज की। ठीक है, मैं आ गया, आ रहा हूँ। पीयूष जी ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई अगर जो है ये करना ही था तो चुनाव आयोग ने पहले क्यों नहीं किया, और लोकसभा चुनाव तो उसी वोटर लिस्ट के आधार पर हो गया जिसमें बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई। लालचंद जी, विपक्ष केवल एसआईआर के मुद्दे पर भ्रम और अफवाह की राजनीति कर रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे हम तो चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है सदन एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए डिस्कशन हो, बात हो। यदि लोकतंत्र स्वच्छ लोकतंत्र है, भारत में एक स्वच्छ लोकतंत्र है और संसद के माध्यम से चर्चा हो, लेकिन विपक्ष सार्थक चर्चा कभी नहीं करना चाहती है। आज एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग द्वारा जब बार बार मीडिया के माध्यम से देश की जनता को, बिहार की जनता को यह बताने का काम किया जा रहा है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा और जितने अपात्र मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची से कटेगा। आज 22 तारीख हो रहे हैं और जितने प्रपत्र मतदाता सूची के बीच बांटे गए थे उसमें से 96% प्रपत्र लोगों ने उत्सुकता के साथ भर करके अपने बीएलओ के पास जमा करने का काम किया है। 96%, 91% बिहार, 91% लोगों का ऑनलाइन हो चुका है। मैं तो विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैंने पहले कहा ये केवल भ्रम व अफवाह की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूं पीयूष जी आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे बाकी पार्टियों को घबराहट है कि उनके वोटर कहीं कट ना जाएं, आपको घबराहट नहीं होती कि आपके वोटर भी कट सकते हैं चुनाव के इस वोटर लिस्ट से, शुद्धिकरण से? लालचंद जी, हमें घबराहट इसलिए नहीं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव इकाई है, स्वायत्त इकाई है और इस पर संवैधानिक संस्था पर हर व्यक्ति को विश्वास करना कर्तव्य उसका होता है। चुनाव आयोग तो बार बार यह बात कह रही है। आखिर विपक्ष के नेताओं से तो मैं पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति का नाम बताएं जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपने वोट देने का काम किया था, आज उनका मतदाता सूची में नाम कटा हो। बार बार केवल सदन से लेकर के सड़क तक हंगामा करने से क्या फायदा है? क्यों सदन के कार्यवाही को इनके द्वारा बाधित करने का काम किया जा रहा है? क्यों इनके द्वारा बिहार बंद करने का काम किया गया था? एक तरफ ये कहते हैं संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, पटना की सड़कों पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर बिहार बंद करवाने का काम कर रहे थे। जब 10 तारीख को ठीक है, आ रहा हूँ संदीप जी, आ रहा हूँ। ठीक है संदीप जी, पीयूष जी आ रहा हूँ। मुझे जरा विनोद जी को लाने दीजिए अब डिस्कशन में। विनोद जी को सदन पर विश्वास है, ठीक है, संविधान पर विश्वास है। दोनों रुक जाइएगा अब जरा, दोनों जरा सा रुकिए, दोनों रुकिएगा। मैं
संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। कौन ऐसा दलित ठीक ठीक पीयूष जी रुकिएगा, संदीप जी रुकिएगा, दोनों के पास मैं आ रहा हूं। जरा विनोद जी को लाने दीजिए। विनोद जी को 1 मिनट सुन लीजिए। एक मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, आप ही के पास आता हूँ। 1 मिनट, आप दोनों के पास आ रहा हूं। आप ही दोनों के पास आता हूँ। 1 मिनट सुन लीजिए, मैं सिर्फ डेटा दे रहा हूँ, डिस्कशन आप ही लोग करेंगे। अभी प्रियंका गांधी कह रही थी संसद भवन के बाहर कि ये एसआईआर को कह रही थी ये लोकतंत्र की हत्या है। संदीप जी और आप बड़े बड़े डेटा अभी रख रहे थे 11 डॉक्यूमेंट की, और इसको क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? मैंने टोका था। आप सीधे सीधे ये बात को, जो बात चुनाव आयोग ने अपने अपने सुविधा से आप चुनाव आयोग की बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं। चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट मांगा है, सच है, लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ये 4.5 करोड़ मतदाता जिनका पुनरीक्षण 2003 में हो चुका है, ठीक, उसको, उस मतदाता को और उस सूची को 2003 का आप देख लीजिए, वेबसाइट पे डाला हुआ है, उन्हें कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। ये आप नहीं बता रहे हैं। तो 4.5 करोड़ मतदाता है भाई साहब जिनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो क्या बिहार में ये इतने 4.5 करोड़ जो मतदाता हैं उनको कोई घबराहट नहीं है? आपके 1.5 लाख से ज्यादा बीएलए जो हैं, आपके पॉलिटिकल एजेंट जो है पार्टी के, वो घर घर पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग के इस एसआईआर में वो मदद कर रहे हैं, लोगों की पहचान कर रहे हैं जी। जो एक बार छूट गया है, पेपर उसका सबमिट नहीं हुआ है, वो बीएलए से लेके बीएलओ तक 2.25 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं सरकारी और गैर पॉलिटिकल पार्टी के। वो एक एक आदमी को पोलिंग बूथ का वो एजेंट की तरह वो एक एक आदमी को ढूंढ निकाल रहा है। बिल्कुल। और वो लापता वोटर के लिए पार्टी क्यों चिंतित है? ये सवाल तो बार बार आपसे जरूर पूछा जाना चाहिए पर सवाल कि तो ये 44.5 लाख जो मतदाता गायब मतदाता है, लापता मतदाता है, उसको आप क्यों चाहते हैं कि मतदाता सूची में शामिल हो जाए? आप उसको सूची में शामिल करने के लिए जो जिद कर रहे हैं, ये बेईमानी है। बताइए दूसरा चीज कि आप जो बार बार संसद से लेके और विधानसभा तक जो आज तख्ती निकाल रहे हैं, उसमें एक खास वर्ग को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का जो ये एसआईआर है, उसमें एक खास कम्युनिटी के लोगों का वोट काटा जा रहा है। आप डर की सियासत कर रहे हैं, आप भ्रम की सियासत कर रहे हैं। इस बात को जवाब दीजिए। ठीक है, बोलिए संदीप जी, जवाब दीजिए। आप देखिए सर, पहली चीज तो किस तरीके से गुमराह लोगों को किया जाता है समझिए। 2003 में 4.5 करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि उनको चिंता की जरूरत नहीं है, और फिर उसमें से हर साल तो कुछ ना कुछ जो खत्म हुए होंगे उनका नाम चुनाव आयोग ने उड़ाया ही होगा। अब उसमें भी 40 लाख लोग बच भी गए हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि 4.5 जोड़ लीजिए 2003 वाले। अब ये नहीं बता रहे कि उसमें से कितने लोग मर गए होंगे, कितने लोग नहीं होंगे, तो 4.5 करोड़ का आंकड़ा आप कहां से देते हो? गुमराह करते हो सच्चाई से। दूसरी चीज अब आते हैं, दूसरी बात किस तरीके से गुमराह किया जाता है। ये अभी सर नोटबंदी हमको याद है सर, नोटबंदी में कहा गया इतनी नोट नहीं आई, फिर कहा गया इतनी नहीं आई, लास्ट में पता चला सब आ गए सर, सब आ गए सर। सर यही फिर होगा। ठीक है, सच्चाई ये है, जब हम लोग आज जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ना सर, आज लाखों वीडियो आप सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए। आप, और मैं चैलेंज करता हूं, डीडी न्यूज को चैलेंज करता हूं, मैं 1 हफ्ते का समय आपको दूंगा, चलिए जमीन पर आज सच्चाई दिखाइए। मैं चलूंगा आपके साथ, अगर आप में हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिएगा जवाब दीजिएगा। संदीप जी ने चुनौती दी है, जवाब दीजिएगा। अरे शर्मा जी, राम को अगर मानते हो, राम की सौगंध है। बताइए पीयूष जी, बताइए। हाँ दीजिए जवाब, दीजिए पीयूष जी, बोलिए। पीयूष जी जवाब दे रहे हैं, संदीप जी, पीयूष जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, बोलिए पीयूष जी, बोलिए। लालचंद जी, महत्वपूर्ण चैनल पर बैठकर हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं जी। और अभी विनोद मिश्रा जी ने राम की कसम जो आंख पर पट्टी लगी हुई थी उसे खोलने का काम किया है। मैं बार बार चैलेंज देकर के यह बात पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के ईपिक नंबर के साथ एक महत्वपूर्ण चैनल पर चैलेंज के जवाब में एक बड़ा चैलेंज आ गया संदीप जी। चैलेंज के जवाब में एक बड़ा चैलेंज पीयूष जी ने फेंक दिया आपकी तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करने का काम किया था, और अभी मतदाता पुनरीक्षण में उसका नाम हटा है। आधार कार्ड की चर्चा पूरी तरह चुनाव हार रहे हैं। विपक्ष देखिए, बिहार की जनता ने पूरी तरह काम किया है।
अब ये जनता को केवल भ्रम और अफवाह में डालना चाहते हैं। ये झूठे अनर्गल बयान दे करके जनता को भ्रम और अफवाह में डालने का काम कर रहे हैं। जनता बड़ी उत्सुकता के साथ अपने प्रपत्र ये को बात जमा बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि जनता सब कुछ देख रही है और आज के जमाने में जनता के पास ना सारी चीजें, चाहे जहां भी जो हो रहा है जनता के पास पहुंच रहा है, जनता के पास इसके जरिए पहुंच रहा है, जनता देख रही है सब कुछ, ठीक है। इसीलिए इसका सबसे पहला लिटमस टेस्ट बिहार के चुनाव में ही हो जाएगा। बिहार के चुनाव में हो जाएगा जनता किसके पक्ष को इस SIR के मुद्दे पर सही मानती है। शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है। संदीप जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आज जो अगली खबर पर चर्चा करेंगे वो भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और SIR से जाके जुड़ता है। बिहार में चल रहा है, बंगाल में होने वाला है। ममता दीदी घबरा गई हैं क्या? क्योंकि खुली धमकी दे रही हैं। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब वही SIR और चुनाव आयोग का ही सवाल है, लेकिन अब सवाल पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि SIR पर ममता क्या खुली धमकी दे रही हैं। चुनाव आयोग के वोटर शुद्धिकरण से घबराई ममता बनर्जी की धमकी। ममता बनर्जी ने 27 जुलाई से हर सप्ताह के आखिर में रैलियों के साथ भाषा आंदोलन का संकल्प लिया है। बांग्ला कार्ड। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भाषा आंदोलन बांग्ला की आड़ में घुसपैठियों की तरफदारी है क्या? ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण के लिए बना रही हैं भाषा का मुद्दा। दरअसल बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग करेगा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का यह बांग्ला कार्ड। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को मतदाताओं के नाम हटाने के खिलाफ धमकी दे दी है, कह रहे हैं घेराव करेंगे। चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि बिहार के बाद पूरे देश में SIR होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में ही जाकर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। PM ने कहा था घुसपैठियों के खिलाफ संविधान के मुताबिक चलती रहेगी कार्रवाई, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि घुसपैठियों के नाम काटने पर TMC को नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC अभी से चला रही है इस तरह का अभियान। लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी BJP ने कहा पश्चिम बंगाल में महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार है मुख्य मुद्दा। दरअसल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी BJP के उत्तर बंगाल कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। BJP के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को उजागर करना और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना। लेकिन जिस धमकी की बात हम आपको बता रहे थे, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने SIR कराए जाने पर पूरे बंगाल में घेराव की धमकी तक दे डाली है। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। खुली धमकी दे रहे हैं ममता बनर्जी, बिल्कुल अपने रौद्र रूप में। तो पश्चिम बंगाल के BJP के नेता दिलीप घोष ने CM ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रदेश को संकट में डाल रही हैं। जो भी बंगाली है उनके लिए डॉक्यूमेंट भेजना इनका काम है। NRC के अंदर कोर्ट का आदेश है, वो नहीं भेज रही हैं, तो वहाँ के बंगाली और इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है। अब पूरा देश में बंगाली इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि ममता बनर्जी जो घुसपैठिया ला रहे हैं बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को, उससे लोगों का संदेह बढ़ा कि बांग्लाभाषी में नहीं सब बांग्लादेशी है। तो आप बांग्लादेशी बांग्लाभाषी में फर्क करिए, दोनों को मत मिलाइए, अपना राजनीतिक हित के लिए देश को संकट में डाल दें।
और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि ममता सरकार बंगाल में बंगाली और नॉन बंगालियों का ध्रुवीकरण करवा रही है। ममता बनर्जी चाहती है कि सारे बंगाल के लोग इकट्ठा हो जाए, उनके तरफ उनके पक्ष वोट डाले। बंगाल में बंगाली और नॉन बंगाली को ये एक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण करना उनकी आदत होते हैं, उस तरह इस बार सिर्फ हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण की साथ साथ बंगाल में बंगाली और बंगाल नॉन बंगाली, ये दोनों में जो गैर बंगाली और बंगाली दोनों के बीच ये दरार पैदा करना चाहते हैं। ये हमारे लिए हानिकारक है। तो आखिर ममता बनर्जी इतनी आक्रामक क्यों है? क्या ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति अपना रही हैं? सीधे चलते हैं कोलकाता, जहां पर हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। दादा, हिंदी में शब्द है विडंबना, उसको आप अंग्रेजी में आयरनी बोल लीजिए, एक कंट्रास्ट बोल लीजिए। शहीद दिवस, हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था, किस मुद्दे पर हुआ था। यही घुसपैठियों का ही मुद्दा था जिस पर बंगाल में पुलिस ने गोली चलाई थी। कांग्रेस के नेता शहीद हुए थे, ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस में थी, और आज उसी शहीद दिवस का इस्तेमाल कर रही हैं घुसपैठियों का समर्थन करने के लिए और चुनाव आयोग को धमकी देने के लिए। देखिए लालचंद, इसमें पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरह से दिलीप घोष ने एक बात कहा जो आपने सुनाया अपने दर्शकों को, वो काफी जरूरी है पूरे देश को समझना कि बंगाली हिंदुस्तान की और बंगाली बांग्लादेश की, इन दोनों की फर्क समझना काफी जरूरी है, पूरे देश को समझना जरूरी है। ममता बनर्जी की तरफ से क्या किया जा रहा है कि ये बंगाली अस्मिता के नाम पर बांग्लादेशी जो बंगाली है, जो घुसपैठ करके पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर फैल चुके हैं और देश की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में वो खतरा है, इन लोगों को एक तरह की मॉरल बूस्टिंग के काम किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। जो बांग्लादेशी है वो घुसपैठिया है और उनको पकड़ पकड़ के बांग्लादेश भेजना, ये जी दायरे में ये काम किया जा रहा है। और ये से जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद ये एजेंसी का ये इनपुट क्या बन सकता है देश के लिए, और इन्हें बाहर पूरे बंगाल के बाहर जितने सारे प्रदेश है, हर करोड़ों की संख्या में बंगाली है जो काम कर रहे हैं, अलग अलग से स्किल्ड लेबर से अनस्किल्ड लेबर तक। उसमें से करीब इधर उधर अभी तक पकड़ा गया है। जिस बंगाली अस्मित कह रही है, मैं लालचंद आपको दावे के साथ, वो जो उनका जो मीटिंग है वहां पे जितने सारे लोग थे, उनका बेटा या बेटी अगर नौकरी में है तो है वो गुरुग्राम में, नहीं तो हैदराबाद में, नहीं तो बेंगलुरु में, ये सब जगह पे है। वो सारे जो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को चाहे वो अनस्किल्ड हो स्किल्ड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री 18 तारीख को ये दुर्गापुर में जिस तरह से डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया है, उसके बाद ममता बनर्जी के सामने इसका जवाब देने लायक कुछ नहीं था, इसलिए वो इस तरह की एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि घुसपैठियों के खिलाफ भारत के संविधान के मुताबिक कार्रवाई चलती ही रहेगी लगातार। एक बात और दादा एकदम क्लियर करने की जरूरत है, बांग्ला बोलने वाला पश्चिम बंगाल का भारतीय नागरिक भी हो सकता है और बांग्ला बोलने वाला बांग्लादेश का घुसपैठिया भी हो सकता है। तो ऐसे में बांग्ला कैसे मुद्दा बन जाएगा, बांग्ला भाषा? वही तो मैं कह रहा हूं। एक तो है कि इस बार दुर्गापुर से प्रधानमंत्री ने बंगाल की बीजेपी के लिए, बंगाल के लोगों के लिए जो दिशा उन्होंने दे दिए हैं, उसके बाद ममता बनर्जी के लिए उसका काउंटर करना काफी मुश्किल है। इसीलिए इस तरह की एक खिचड़ी टाइप का वो इशू निकालने की कोशिश में है, जहां पे उन्होंने जिन सब बांग्लादेशी मुसलमानों का और रोहिंग्याओं का नाम ये सूची में डाले हैं, इनका नाम सूची से कट ना जाए और ये लोग बांग्लादेश में डिपोर्ट ना हो जाए, इन लोगों को किसी ना किसी तरह प्रोटेक्शन देने के लिए ये बांग्ला भाषा आंदोलन के नाम पर एक बेहुदा, मैं कहूंगा बेहुदा कहना कितना ठीक है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ममता बनर्जी को जितना दूर तक जानता हूं, बिहार के बाद बंगाल में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का एक खतरा पैदा कर देंगे खुद जो ममता बनर्जी इस इशू को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी बड़ी विडंबना है, राज्य के मुख्यमंत्री होकर चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। राजनीति देख रहा हूं। ठीक है ठीक है।
तो जी। ये होने जा रहा है, तो ये काफी चिंता की बात है। बिल्कुल। और ये बांग्लादेशियों को प्रोटेक्शन देने की काम करने जा रही है ममता बनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बांग्ला पर इस तरह की सियासत नहीं हो सकती, क्योंकि घुसपैठिए भी बंगाली बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं। बात खत्म। प्रधानमंत्री भी साफ कर चुका है, चुनाव आयोग भी साफ कर चुका है, संविधान के मुताबिक चलेगी कार्रवाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े थे हमारे साथ कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी हमलावर हैं, इस आशंका से कि आखिर ममता बनर्जी को कौन सा डर सता रहा है। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।